सीटेट का एक ऐसा टॉपिक जो आपको उलझा के पिछले सीटेट 2021-22 में रखा था, वो दो टॉपिक था, एक कथन कारण वाले और दूसरा था एनईपी 2020 वाले। तो एनईपी 2020 वाले हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें सारे पूछे हुए सवालों को एक वीडियो में डाल के रखे हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा और एनईपी 2020 के पूछे हुए सवाल को आप देख लीजिए एक बार, दिसंबर 2022 में होने वाले एग्जाम से पहले। और आज का टॉपिक में हम जिक्र करेंगे अभिकथन, कारण, तर्क, कारण वाले जितने भी प्रश्न हैं। ये भी एक नया टॉपिक था सीटेट में, जो कि 2021-22 से पहले कभी भी ये अभिकथन कारण वाले प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो ये भी प्रश्न आपके रिपीट होंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसमें सारे सवाल जितने भी अभिकथन कारण हैं, आपको लास्ट में ट्रिक्स भी बताएंगे कि यदि आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन मारकर आप इस प्रश्न का सही आंसर लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करेंगे अभिकथन कारण वाले इस वीडियो में। तो एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कथन ए, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। सबसे पहले देखिए, ऐसे प्रश्नों का सवाल देखने के लिए या पढ़ने से पहले ये चीज़ आपको सोचना है कि हम लोग दो दोस्त बात कर रहे हैं, दो दोस्त बात कर रहे हैं, मेरा दोस्त सही बात कह रहा है या नहीं, और एक बात हम कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं या नहीं। अब दोनों में ये चीज़ सोचना है फिर कि दोनों दोस्त एक ही मैटर पर तो बात नहीं कर रहे हैं, दोनों का बात मिलता जुलता तो नहीं है। यही तीन चीज़ का ख्याल रखना है कि पहला कथन सही है, यानी सामने वाला सही कह रहा है और हम जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, और फिर दोनों मैच करना है कि दोनों सहमत हैं एक दूसरे से या नहीं। यही इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको करना है। तो पहला प्रश्न में क्या है कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, आपके इस क्लास में जो है अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से बच्चे आएंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले आएंगे, अलग अलग कल्चर वाले होंगे, अलग अलग धर्म वाले होंगे, तो आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो ये कथन क्या कह रहा है, एकदम बिल्कुल सही है। अब तर्क के रूप में दूसरा क्या कह रहा है, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। अब देखिए, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे समरूप एक ही तरह के नहीं हैं। जब ये विविधता है, बच्चों में इतने विविधता है, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से, तो वो कभी भी एक जैसा समूह गठित नहीं हो पाएगा। तो ये कथन क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। जैसे ही एक सही है एक गलत है, तो आप देख लीजिए, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है दावा, वही है अभिकथन और दावा कहें या जो कहें। दावा ए, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। अब देखिए ये क्या कह रहा है, निर्लिप्त मतलब होता है क्या, संलिप्त नहीं रहना चाहिए, जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। बिल्कुल गलत कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि बच्चे क्या होना चाहिए, सामाजिक संदर्भ से संलिप्त होना चाहिए। तो ये कथन गलत हो गया। तर्क आर में है कि विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। ये 31 दिसंबर 2021 को पूछा गया है। क्या कह रहा है कि विद्यालय में प्रवेश से पहले छात्रों के पास क्या है, भंडार है, कॉन्सेप्ट की समझ है। भंडार हो सकता है, शब्द भंडार हो सकता है, लेकिन पर्याप्त भंडार नहीं हो सकता है। दूसरा, प्रत्ययों की समझ, कॉन्सेप्ट की भी समझ नहीं हो सकती है। हालांकि इसका आंसर जो सीटेट वेबसाइट पर है, ऑफिशियल आंसर, इसका आप लोगों को नंबर मिला हुआ है, 9 नंबर मिल गया है, 9 नंबर ऑप्शन रखा हुआ है। लेकिन क्या है, ये दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कथन ए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। सही बात है कि आप एक शिक्षक हैं, आप बच्चे को अलग अलग मेथड से, अलग अलग विधि से, अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाने का कला होना चाहिए, आप अपनाना भी चाहिए। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। कारण
शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। अब कह रहा है कि शिक्षक हैं आप, जो लर्नर होते हैं, अधिगमकर्ता होते हैं, हर बच्चे का अपनी अपनी आवश्यकता होती है, ज़रूरतें होती है, रुचि होती है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए, उसके अनुकूल आपको पढ़ाने का ढंग होना चाहिए। तो ये भी सही है। अब देखिए, यदि दोनों कथन सही हो जाए तो आपको तब ए और बी में से ही आंसर निकालना होगा। ए और बी में ही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। लेकिन अब देखिए, दोनों में थोड़ा सा डिफर क्या है, उलझाने वाला। आर सही व्याख्या करता है ए की, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। यही दो बात है। अब ये ऐसे सवाल में आपको ये चीज़ देखना होगा कि दोनों जब सही है तो दोनों क्या एक ही मुद्दे पर बात कर रहा है और दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। क्या कर रहा है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाना चाहिए, बिल्कुल। और एक शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षण शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। हम अनुकूल तभी बनाएंगे जब हम विभिन्न तरीके अपनाएंगे। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कथन ए, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण, अब देखिए कारण क्या कह रहा है कि एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता है। ये सही है। क्या कह रहा है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके पिछले प्रश्न में भी यही बात कहा हुआ था। तो ये कथन क्या हो गया, सही हो गया। अब कह रहा है कि हम किसी कक्षा में सिर्फ बच्चों का मूल्यांकन सिर्फ पेपर पेंसिल, यानी दे दिए हम पेपर, प्रश्न दे दिए, पेंसिल से अपना वो आंसर लिख लिया, हम मूल्यांकन कर लेंगे कि बच्चे। लेकिन आधुनिक शिक्षा क्या कहता है कि आप सिर्फ पेपर पेंसिल से नहीं कर सकते हैं। तो ये भी वही बात कह रहा है कि पेपर पेंसिल से आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कथन क्या हो गया, सही हो गया। अब जब ये दोनों बातें देखिए मिल रही है, नहीं मिल रही है कि विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तो ये है। दूसरा है क्या कि एक ही विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो वही बात है, यानी आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि राम और श्याम और मोहन सब खा रहा था और उसमें सोहन नहीं खा रहा था। राम श्याम मोहन खा रहा था, सोहन नहीं खा रहा था। तो मतलब ये दोनों क्या बातें सही है। तो दोनों बातें सही है और खाने से ही रिलेटेड था चारों का। तो इसलिए यहाँ भी वही कह रहा है कि सिर्फ हम पेपर पेंसिल से नहीं, विविध प्रयोग से करना होगा। तो इसका आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न है कथन ए, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। यानी आप भाषा शिक्षक हैं, टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे जो लिख रहे हैं, लिखने वाला सामग्री और सुनने वाला सामग्री दोनों पुस्तकें यहाँ लिख दिया है, हालांकि ये सामग्री होगा, दोनों उपलब्ध करवानी चाहिए। तो ये कथन क्या है, सही है। अब तर्क के रूप में क्या करें, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। अब देखिए, जो पठन विकार होते हैं, अलग अलग विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग पढ़ने के विकल्प होते हैं, अलग अलग अधिगमकर्ता होते हैं। किसी को सुनने में कठिनाई, किसी को लिखने में कठिनाई। तो जब लिखने और सुनने में कठिनाई तो दोनों तरह का कर देंगे। तो दोनों बात क्या है, दोनों बातें सही है और व्याख्या भी कर रहा है दोनों एक दूसरे का। ये सीडीपी 3 जनवरी 2022 को पूछा हुआ है। हम इसको नहीं भी गौर करें, लेकिन आप लोग जरूर गौर कीजिएगा और फिर मैचिंग कीजिएगा कि यहाँ लिख दिए हैं स्पष्ट रूप से सीडीपी 3 जनवरी 22 को पूछा हुआ है। तो आपका आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, एक शिक्षिका द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बच्चे को हम जो कुछ भी विषय वस्तु में पढ़ा रहे हैं वो उसके दैनिक जीवन से भी जोड़ते हुए पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ क्या है, अभिकथन क्या है, सही है। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। ये भी सही है कि बच्चे, कहता भी है कि वाइगोत्स्की
कोहल वर्ग और फिर जाके पियाजे, ये तीनों ये सब कहते हैं कि बच्चे जो हैं विविध तरह के अनुभव को लेकर क्लास में आता है। तो ये क्या है, सही है। अब दोनों कथन तो सही है, अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। अब जब ये सही है तो क्या दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है? देखिए, पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। इसलिए जोड़ना चाहिए कि जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुभव कहाँ से ला रहा है, वो दैनिक जीवन से ही ला रहा है, बाहर से ही ला रहा है। तो दोनों कथन एक दूसरे को पूरा भी करता है। तो इस तरह आपका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम, विद्यालय के साथ साथ सामाजिक अवसर, बच्चों को सामाजिक अवसर मिले, चाहे वो विद्यालय का समाज हो या फिर बाहर का समाज हो। जब हम सामाजिक अवसर में भागीदार करेंगे तो बच्चों में अधिगम बेहतर होगा। यह कथन बिल्कुल सही कह रहा है। तर्क आर, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया अधिगम, बिना समाज के आप नहीं सीख सकते हैं, बिना समाज का कोई भी बच्चा नहीं सीख सकता है। मान लिया जाए कि कोई शिशु जन्म ले, उसको दूर जंगल में कहीं रख दें, उससे कोई कुछ नहीं बोलता है, समय समय पर सिर्फ खाना दें, खा ले, खिला दें, चले आए, तो क्या होगा कि वो समाज से दूर हो जाएगा, तो वो कोई भी चीज़ नहीं सीखेगा। तो अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो आपका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार का आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये बात भी सही है कि बच्चों का हम आकलन करें कि बच्चे कितना सीखे, बच्चे कौन सी बातें नहीं सीख पा रहे हैं, कौन सा टॉपिक नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम अलग अलग तरीके से बच्चों का आकलन करेंगे। ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। कारण कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। कोई एक तरह से हम मूल्यांकन कर देंगे और बच्चे के बारे में ये कयास लगा लेंगे कि बच्चे ये बेहतर सीख लिए या बेहतर नहीं सीख पाए या वो असफल हो गए, नहीं। एक मूल्यांकन से उसके प्रगति और विकास का हम मूल्यांकन कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार का आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग के द्वारा हम आकलन कर सकते हैं। तो ये देखिए सीडीपी 4 जनवरी 2022 को पूछा गया है। तो यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वह देखता है। ये जाहिर है, जैसा समाज होगा बच्चा वैसा ही सीखेगा। और बाजार का बच्चे का समाजीकरण लगभग बदल गया है, अलग टाइप से हो गया। जो बाजार के बच्चे होते हैं अपने घर में पैक होता है और जो भी उसका डिवाइस होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, गेम डिवाइस हो या फिर कैलकुलेटर मशीन वगैरह जो भी है, वो उससे जुड़ जाता है। तो जो भी खेल बच्चे खेलते हैं शहर में वो रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है। टीवी में जैसा जैसा देखता है, हम भी देखते हैं अपने घर में बच्चा, चूँकि हम भी बाजार में आ गए हैं, तो बच्चे का माहौल क्या होता है कि समाज से छूट गया। समाज से छूट गया है तो घर में जो टीवी वगैरह में होता है कुछ अजीब नहीं। आप दया एक देखिएगा, आपका जेठालाल वाला सीरियल में दया भाभी जो बोलती है मुंह टेढ़ा करके, तो हमारे बच्चे भी ये अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि जैसा वो रियलिटी शो में देख रहा है वो उस तरह से कर रहा है, तो ये सही है। दूसरा, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ये भी बात सही है कि परिवार और साथी के साथ पहले गांव में बच्चे में रहते हैं, हम लोग बच्चे में रहते थे, आम चोरी करना है, आम में ढेला मारना है, तो समाज के साथ जाते थे, दोस्तों के साथ जाते थे, वहाँ समाजीकरण का माहौल अलग होता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि मीडिया में जैसा जैसा वो देख रहा है वैसा वैसा समाजीकरण कर रहा है। तो दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। व्याख्या भी कर रहा है, ये नहीं, यदि व्याख्या नहीं करेगा तो क्या होगा, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, ये वाला नहीं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, अभिकथन ए, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीति के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बच्चे के सामने समस्या समाधान हो जाए तो सुविधा प्रदान करेंगे कि नहीं? आप शिक्षक हैं, चलिए आप ही पर छोड़ दिए कि आप शिक्षक हैं, बच्चे को कोई समस्या हो गया तो आप समस्या समाधान का विकल्प दीजिएगा कि नहीं?
जरूर दीजिएगा। और यदि दे रहे हैं तो क्या हो गया, आपका कथन सही हो गया। क्यों देंगे भाई? क्योंकि समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है। क्योंकि जब हम समस्या समाधान के लिए क्या करेगा, वो रणनीतियां में सुधार करेगा, अधिगम में सुधार करेगा, फिर जाके उसके अंदर समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब हो गया, आलोचनात्मक चिंतन ही समझें पहले। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या हो गया कि हम किसी चीज़ का क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये चीज़ें भाई गलत है, आप जो बात बोल रहे हैं वो गलत है। वो बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन रहेगा तभी उन चीज़ों को गलत कह सकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बच्चे को क्या करते हैं हम लोग, बच्चा यदि खाना नहीं खा रहा है, बच्चा कोई बात नहीं मान रहा है, तो हम डरवाते हैं। मम्मी उसकी डरवाती है कि सो जाओ, भूत आ जाएगा, लाकड़ आ जाएगा, ये सब चीज़ें बोलते हैं। क्यों बोल देते हैं? और वो मान भी लेता है, इसलिए उसके अंदर आलोचनात्मक चिंतन विकास नहीं हुआ है। और समालोचनात्मक का मतलब क्या हो गया कि इस दौर के बारे में आलोचना करना, इस दौर के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से हम आलोचनात्मक चिंतन कर पाएँ तो एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को भी बढ़ाती है। दोनों कथन सही है और दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न अभिकथन है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। अब सोचिए कि बच्चों को हम फ्री छोड़ रहे हैं कि भाई आप जो अधिगम करना चाहते हैं आप सेल्फ कंट्रोल करते हुए आप कर सकते हैं। तो ये सही आप कर रहे हैं या नहीं? यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तो ये बिल्कुल ये सही कथन है। तर्क के रूप में क्या है कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। यानी कैसे सीखना, जब हम उसको फ्री छोड़ देंगे तो वो डिसीजन ले लेगा कि भाई चलो हमको फ्री छोड़ा गया, देखते हैं हम कैसे सीख सकते हैं, हमको क्या सीखना है। तो दोनों कथन क्या है, सही है और व्याख्या भी करता है। ये CDP 5 जनवरी 2022 को पूछा गया है। तो आपका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आनुवांशिक नहीं, शारीरिक बनावट में आनुवांशिकता को आप ठहरा सकते हैं। ये बात सही कह रहा है। क्यों कह रहा है कि शारीरिक आनुवांशिकता किसको कहते हैं? जो माता पिता या उनके पूर्वजों का गुण बच्चों में जाता है उसको कहते हैं हम लोग आनुवांशिकता, जिसको हेरिडिटी कहते हैं या वंशानुक्रम कहते हैं या वंशानुगत कहते हैं, कई नाम है। तो शारीरिक बनावट तो आनुवांशिकता के कारण होता है कि शारीरिक बनावट, उसका कद कैसा होगा, काठी कैसा होगा, लंबाई क्या होगा, रंग रूप आकार प्रकार, ये आनुवांशिकता पर जिम्मेदार है, आनुवांशिकता इसके जिम्मेदार हैं। अब कोई चीज़ मनुष्य का संतान मनुष्य के जैसा होता है, आनुवांशिकता ये जिम्मेदार है। कुत्ते का बच्चा कुत्ते की तरह, तो ये आनुवांशिकता जिम्मेदार है। तो ये कथन क्या है, सही हो सकता है। यानी बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। अब ये दूसरा कथन भी कह रहा है कि शारीरिक विकास के लिए यानी रंग रूप कद काठी लंबाई आकार प्रकार, ये किसका जिम्मेदारी है? वंशानुगत कारक है, जिसको आनुवांशिकता कहते हैं। और इसी के वजह से किसी के शारीरिक विकास में देरी भी हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है। तो यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कथन ए, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और नीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। बिल्कुल गलत। सिर्फ अभिभावक, सिर्फ गार्जियन से ये सब चीज़ नहीं सीखते हैं, वो कई चीज़ों से सीखते हैं। समाज से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। सिर्फ गार्जियन से ही नहीं सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, शिक्षक से सीखते हैं, तो कई चीज़ों से सीखते हैं। तो यानी ये कथन क्या हो गया, गलत। जैसे एक कथन आपका गलत हो गया मीन्स 1 2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा और एक सही ही है। तो आप सोचिए कि ए जब गलत कह रहा है, ए जब गलत हो रहा है तो मेरा 3 में भी सही है। ए भी सही,
2 में भी ए सही, 3 में भी ए सही, तो ये भी नहीं होगा, तो पक्का क्या होगा 4 होगा, ऐसा कथन यही होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, 3 हो सकता है, सॉरी 3 हो सकता है कि ए सही, ये भी नहीं होगा, सॉरी जो बता रहे थे वही सही है, यानी ए सही है यहाँ कह रहा है, जबकि मेरा ए क्या हो गया गलत पकड़ा गया। तो इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर 4, लेकिन थोड़ा सा तर्क भी देख लेते हैं। बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया नहीं होता है, ये जटिल है। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है? जटिल प्रक्रिया। इसको याद रखिएगा, ये घुमा कर भी पूछ देगा किसी में, तो जटिल प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है कथन ए, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से होते हैं। क्या ये सही कह रहा है कि मान लिया जाए कि कोई अमीर लोग हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, उसके बच्चे का स्टैंडर्ड, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, और जो गरीब बच्चे हैं उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, क्या दोनों का सेम होगा? कभी नहीं सेम होगा। क्यों? कि जो बच्चे इनकम वाले हैं वो जीवन क्या होगा, उसके सामने मशीन होगा, उसके सामने क्या होगा कि डिवाइस होगा, सीखने का डिवाइस, कैलकुलेटर होगा, मोबाइल होगा, प्रिंटर होगा, या फिर कंप्यूटर होगा, ये सब होगा। लेकिन गरीब बच्चे के पास वो नहीं होगा। मतलब क्या कि अलग अलग बिताते हैं जो निम्न वाले परिवार से हैं, यानी उच्च आय वाले अलग और निम्न आय वाले अलग। तो ये कथन क्या है? सही है। तर्क आर, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। क्या ये सही कह रहा है कि हम बचपन को कोई एक डिफाइन कर दें कि बचपन का कार्य ये होता है? तो ये यूनिवर्सल कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग समाज के बच्चे, अलग अलग देश के बच्चे, अलग अलग सोसाइटी के बच्चे, अलग अलग धर्म के बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते ही हैं। तो वो कभी भी एक जैसा डिफिनेशन बच्चे का नहीं हो सकता, यानी उसका कॉन्सेप्ट हम एक जैसा नहीं करेंगे। तथा बचपन में बहुत विविधता होता है। विविधता भी हो रहा है क्योंकि उच्च आय वाले का अलग रहन सहन और निम्न आय वाले का रहन सहन, खेल के प्रकार सब अलग हो जाएंगे। तो ये बात भी सही है, और दोनों क्या कर रहा है? एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है कि अलग अलग यहाँ बिता रहा है, इसलिए अलग अलग बिता रहा है कि बच्चों के जीवन में विविधता है। तो क्या हो गया? ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं, तो विद्यार्थी को जब शामिल कीजिएगा ना, तो विद्यार्थी एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो भाई हम ये चीज़ करें। और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। सक्रिय मतलब कि बच्चे को प्रोत्साहन देंगे, चलो चलो तुम भी भाग लो इसमें, तुम भी ये भाग लो। तो ये एक शिक्षक होने के नाते आप सही कर रहे हैं। तो ये कथन क्या है? सही है। कारण आर, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे हस्तांतरित किया जाता है। कह रहा है कि बच्चों में जो लर्निंग होता है, अधिगम जो होता है, सिर्फ शिक्षक सीधे सीधे हस्तांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ये नहीं, ये क्या है? गलत है। वो तो विविध पृष्ठभूमि से सीखते हैं, अलग अलग तरह से सीखते हैं बच्चे, तो इसीलिए ये गलत। तो ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसका शारीरिक विकास होगा, वातावरण से ऐसे कारक मिले होंगे। कोई बच्चा 11 महीने में चलेगा, कोई 15 महीना में चलेगा, कोई 13 महीना में चलेगा, ये हो सकता है। तो बिल्कुल सही है। व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। व्यक्तियों में विकास जो होता है वो भिन्न भिन्न दर से होता है, और विकास भिन्न भिन्न दर से होता है, ये भी सही है। जब विकास भिन्न भिन्न दर से होता है तभी तो कोई 11 महीने में और कोई 15 महीने में ये चलना सीखता है। तो दोनों कथन क्या है? सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न अभिकथन है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों तथा जीवन के मानदंडों को जानते हैं। बिल्कुल सही है कि बच्चे सबसे पहले जहाँ जन्म लेते हैं परिवार में जो भाषाएं बोली जाती है वो सीखते हैं। परिवार में जिस तरह का भाषा है, चाल चलन, व्यवहार, रहन सहन, वो बच्चे पहले वहीं सीखते हैं, और वहीं से वो क्या करता है, अपना एक पैमाना
निर्धारित कर लेता है कि भाई हमारे समाज में इस तरह का है तो हमको भी इस तरह का बनना है, तो आपका ये वाला कथन क्या है, सही है, अभिकथन सही है। कारण आर, परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। बताए थे समाजीकरण का दो कारक, एक प्राथमिक दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक में बच्चा पहले जहाँ जन्म लेता है यानी परिवार के टच में होता है, पड़ोस के टच में होता है, दोस्तों के साथ होता है, तो ये तीन चीज़ें हैं क्या, प्राथमिक। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, परिवार जो है द्वितीयक है, तो ये कथन क्या है, गलत है। जब एक गलत है एक सही है तो हमेशा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है अभिकथन है, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। बाल केंद्रित यानी सेंटर्ड चाइल्ड क्लास जो होता है वो व्यक्तिवादी नहीं होता है, वो कठोर पाठ्यक्रम का भी अनुसरण नहीं करता है, तो आपका ये कथन क्या है, अभिकथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कारण, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह नियंत्रक होता है। बच्चा सबसे अच्छा कैसे सीखेगा भाई, जब शिक्षक ही खड़ूस हो जाए, तानाशाह हो जाए, डिक्टेटरशिप हो जाए, तो बच्चा तो और सीखेगा ही नहीं। जो भी अपने मन से सीखेगा, अपने से सीखेगा, उसमें भी वो कम हो जाएगा। तो ये CDP 8 जनवरी 2022 को पूछा गया है, तो ये भी गलत, तो यानी ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर 4। अब इतना देर तक जो वीडियो देखे होंगे उसको ये समझ में आ गया होगा कि ये अभिकथन और कारण वाला सबसे इजी प्रश्न है और इजी तरीके से हम मार्क्स उठा सकते हैं सही करके। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही कथन है, दोनों कथन के बारे में, कथन और कारण के बारे में सोचना है। और अभी देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न रहता है, और लास्ट में हम एक ट्रिक्स भी बताएंगे जो कि आपका 99% चांस हो जाता है आपका सही आंसर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कथन आर, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। ऐसा आप कोई भी सोचिएगा कि हम सिर्फ गणित का कक्षा है, लड़की नहीं जानती है गणित, लड़की नहीं बना पाएगी, ऐसा अपेक्षा एक शिक्षक को रखना ही नहीं है, और वाजिब में होती भी नहीं है कि लड़की कमज़ोर होती है मैथ में। लड़की कमज़ोर भी कभी भी नहीं होती है। लड़कियां तो आजकल अव्वल हो रही है। आप UPSC का रिजल्ट देखिए, JPSC BPSC का रिजल्ट देखिए, टॉप 10 में तो 8 लड़कियाँ हैं सिर्फ, और टॉप 1 में लड़कियाँ हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं, ये तो एकदम गलत है। नहीं, ये कथन क्या हो गया, गलत। तर्क आर, लड़कियों में गणित को समझने की अनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। जब यही गलत तो ये भी गलत। अनुवांशिक रूप से लड़कियों में, बाप रे बाप, लड़कियां तो आजकल बहुत हाई फाई नॉलेज हो गया, IQ हो गया। देखिए ऐसी बात नहीं है। लड़कियां, हम ये नहीं करें कि लड़के कमज़ोर होते हैं। लड़कियों को अवसर हमारे इतिहास में सीमित कर दिया गया था, जिसके वजह से लड़कियों के बारे में तरह तरह की अवधारणाएं चल रही है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि लड़कियों को जब अवसर मिला तो वो उस अवसर को बहुत ज़्यादा भुना पा रही हैं। इस वजह से वो अपने टैलेंट को छोड़ रही हैं, छाप दे रही हैं। तो ये देखिए CDP 10 जनवरी 2022 को पूछा हुआ, दोनों गलत, तो ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है अभिकथन है, शिक्षकों को किसी संप्रत्यय से संभ्रांत विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। अब देखिए, जो संभ्रांत है मतलब जो कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि जो बच्चों को ग्रहण हो रहा है, बच्चे द्वारा ग्रहण भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। यानी बच्चों में जो कन्फ्यूजन हो रहा है, जो उसके सामने विकल्प है, कहता है उसको इग्नोर कर देना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। उसकी समस्याएं क्या है, भ्रांतियाँ क्या है, कन्फ्यूजन क्या है, उसको हम उपेक्षा नहीं करेंगे, उनसे उसका समस्या समाधान करने का अपेक्षा चाहेंगे। दूसरा है कारण और, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन करती है, तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। अब देखिए, कहता है कि भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती है, कन्फ्यूजन अत्यंत गलत नहीं होती है, और भ्रांति तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया मतलब बिना लॉजिक का हम चिंतन कर रहे हैं, ऐसा इसलिए भ्रांतियाँ होता है। ये भी क्या है, गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कथन है, एक बच्चे की विकास की प्रगति को
उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग देखिए पिछले प्रश्नों में, कुछ प्रश्नों में ये भी देखे कि विकास की दर अलग अलग होती है, तो हम एक ही उम्र के बच्चों का यानी दो बच्चों का हम एक तरह से माप नहीं सकते हैं। यानी एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है, ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तर्क में चलते हैं। तर्क विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। नहीं, विकास का स्वरूप और गति जो होता है वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग हो जाती है। तो ये भी गति क्या होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। सांस्कृतिक परिवेश बदल जाएगा तो और अच्छे से वो बदल भी जाएगा, एक समान होगा ही नहीं। तो ये भी गलत। तो जब ए और आर दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कथन ए, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों व मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। जो भी बच्चे का कल्चर हो, व्यवहार हो, वो कहीं ना कहीं से सीखता है। अपने दोस्त हो, मीडिया हो, परिवार हो, सीखता है। तो ये कथन क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है। तर्क आर, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। यानी समाजीकरण यानी समाज के नियमों, परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों, कानूनों को फॉलो करना सीखना, उसको कहते हैं समाजीकरण। तो वो अलग अलग बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होता है, एक तरीके से तो आप कर नहीं सकते। तो दोनों क्या है? कथन है। और यहाँ भी वही बात कह रहा है, तो दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। एक ही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को समाधान करने का अवसर देना चाहिए। ये प्रश्न आपको पूछा हुआ था पिछले, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देखिए कैसे बदल दिया एक ही टॉपिक से। कह रहा है कि बच्चों में जो भी समस्या है, जो भी कन्फ्यूजन है, उसका समाधान करने का अवसर देना चाहिए। तो बिल्कुल सही कथन कह रहा है। वहाँ गलत पूछ दिया था, गलत कर दिया था, तो कथन सही है। तर्क आर, भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती है और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है। बिल्कुल नहीं, जो वैकल्पिक अवधारणाएं होता है, कन्फ्यूजन होता है और सफलता होती है, ये सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये महत्वहीन नहीं होती है। ये CDP 11 जनवरी 22 को पूछा हुआ है। तो ये क्या है? गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए सही है और आर गलत है। यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। आपका आंसर गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। अब सोचिए कि हम लोग देख रहे थे कि विकास की दर अलग अलग होती है। ऐसा हो सकता है कोई बच्चा 2 शब्द 18 महीना में ही सीख गया, कोई 24 महीना में 2 शब्द सीख गया। तो ये क्या कह रहा है कि पक्के तौर पर, यानी पक्के तौर पर निलंबित है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल गलत कर रहा है। निलंबित शब्द नहीं। या ऐसा हो सकता है कि कोई 18 महीना में 2 शब्द सीखा, कोई 24 महीना में, लेकिन कह रहा है कि इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। विकास कुछ तो हुआ, चाहे वो देर से हुआ, लेकिन निलंबित का मतलब कह रहा है कि विकास ही नहीं हुआ। कोई बच्चा 18 महीना में सीख लिया, कोई बच्चा 24 महीना में सीख लिया, तो दोनों में विकास हुआ अलग अलग गति से। लेकिन हम ये कह दें कि जो 18 महीना में सीखा वो 24 महीना में वही चीज़ जो बच्चा सीखा वो निलंबित है, नहीं सीख पाया, ऐसा नहीं कर सकते। ये कथन क्या है? गलत है। कारण आर, विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सही भविष्यवाणी भी नहीं करता है, सटीक आयु का नहीं, कि इतना उम्र में 18 महीने में ही 2 शब्द सीखेगा, 24 महीना में कोई सीख गया तो नहीं सीखेगा। तो ये भविष्यवाणी भी सही नहीं करता है। तो ये क्या है? गलत है ये भी। तो यानी आपका क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उससे अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे।
क्या ये सही है? कह रहा है, सही बात कह रहा है कि यानी बच्चों से हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि जो बच्चा जानता भी है, पहले से वो सुसाध्य भी है, इजी भी है। हम यदि हार्ड प्रश्न पूछ देंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। तो ये चीज़ सही कह रहा है। कारण आर, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है। बिल्कुल गलत। जो पहले जाना है, क्या नया चीज़ जब जानना रहेगा तो पहले काम नहीं देगा? मान लिया जाए कि बच्चों को हम गुना सिखा रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या वहाँ पर जोड़ का काम नहीं लगेगा? जो पहले वो ज्ञान सीखा जोड़ का, तो ये गलत कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। तो यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कथन है कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल नहीं। लैंगिक विभेद वाला टॉपिक से है कि कह रहा है कि लड़का ही गणित विज्ञान बेहतर सीखेगा, लड़की नहीं सीखेगी। एकदम नहीं, ये तो FIR हो जाएगा ऐसे कथन पर भाई। तो ये गलत। तर्ककार, लड़कों में लड़कियों के अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। तो वही तो बात कह दिया कि भाई लड़के इसलिए गणित और विज्ञान में सहज महसूस करते हैं क्योंकि उसमें जो है ना मैथमेटिकल लॉजिक यानी गणितीय तर्क और वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। यह भी गलत। तो ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ग्रंथियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ग्रंथियों की खोज और चर्चा करना सार्थक। ग्रंथियों की खोज करेंगे तो ये अधिगम में सार्थक है, ये सही हो सकता है? नहीं है ही। तर्क आर, यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो ये भी सही है। जब हम बच्चों को किसी की खोज और चर्चा करने में सार्थक जब हो जाएगा तो बच्चा क्या करेगा? उस टॉपिक का लीडरशिप करेगा, नेतृत्व करेगा। तो ये दोनों कथन सही है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न कथन है विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उन्हें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशीलता होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। देखिए ये बड़ा कथन है लेकिन है कुछ नहीं। कह रहा है क्या कि छात्रों को जो भी पाठ्य पुस्तक बच्चे याद कर रहे हैं वो उगल देता है। मतलब क्या? थोड़ा सा आपको शब्द यहाँ पर अलग यूज कर दिया। उगल देना मतलब भूल जाना या फिर उसको याद ही नहीं रखना। तो कह रहा है क्या उसके स्थान पर उन्हें आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। तो उगलने के जगह, भूलने के जगह ये सब करेंगे तो ये तो सही कथन है। कारण आर, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। अधिगम का स्वरूप, अब क्रियाशील, यहाँ जितना भी चीज़ है ये सब क्या है? क्रियाशील है। और वाद विवाद करेंगे तो क्या होगा? सामाजिक भी है। तो जब अधिगम तब तक प्रभावी रहेगा जब वो क्रियाशील भी रहेगा और सामाजिक भी रहेगा। मान लिया जाए कि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप क्रियाशील रहते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार मैथ बनाते हैं, तो अधिगम आपका कंटिन्यू रहता है। आप मैथ बनाना छोड़ देते हैं, आप उस चीज़ को भूल जाते हैं, तो क्रियाशीलता खत्म, अधिगम खत्म। और सामाजिक का मतलब, अब देखिएगा कि जो चीज़ें आपको जीके जीएस करना है, आप सामाजिक रूप से वाद विवाद करते हैं या कहीं की क्विज करते हैं तो वो आपका ज़्यादा मेमोरी में रहता है। तो दोनों कथन क्या है? सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कथन है शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। बिल्कुल सही बात। हम जो बोल रहे हैं बच्चे जैसे भी रटे सीखे वही चीज़ जाने, उतने जाने, ये गलत है। सही बात कह रहा है कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। नहीं, उससे बढ़कर उत्पादित करें, उससे बढ़कर, यानी अपना तार्किक लॉजिक यानी चिंतन वाला हो, कल्पना वाला हो। तो ये कथन क्या कर रहा है? सही कह रहा है। कारण आर, जानकारी का पुनरुत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है।
यानी जानकारी का फिर से हम जो उत्पादन करेंगे, बच्चे जो फिर से उत्पादन कर लेंगे, सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। सिर्फ उत्पादन कर ही लेना वो भी सीखने नहीं, उसके अंदर कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। तो ये बातें गलत कह रही है, तो कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया करानी चाहिए। इस पर आधारित इसी तरह का सेंटेंस अभिकथन वाला जो है 2-3 प्रश्न हम लोग देख भी लिए कि कह रहा है बच्चे अर्थपूर्ण रूप से सीखे, इसके लिए अलग अलग मौका मुहैया कराएंगे। तो ये सही है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, यानी कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है कि वो सीखने में क्षमता, ऐसा नहीं कि अमीर के बच्चे सीखते हैं गरीब के बच्चे नहीं सीखते हैं, ऐसा नहीं, सभी बच्चे में सीखने की क्षमता होती है। इसीलिए शिक्षक को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया करानी चाहिए। तो ये तर्क आर भी सही और अभिकथन ए भी सही, और दोनों क्या है एक दूसरे से व्याख्या कर रहा है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कथन है, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो भी शैक्षणिक अवबोध है, जो भी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, इसके अलावे कह रहा है कि बच्चे का सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकता क्या है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये बिल्कुल बातें हैं, बिल्कुल सही बातें हैं। तो ये क्या हो गया सही। कारण आर, संज्ञान में संवेग शामिल एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, यानी संज्ञान और संवेग दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। हालांकि देखिए ये ऐसे हैं कि कथन कारण वाले जितने भी प्रश्न हैं, आप यदि सीडीपी डिटेल से पढ़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ संज्ञान क्या है वो तो हम यहाँ बताएंगे नहीं, संज्ञान क्या है, संज्ञानात्मक विकास क्या है, पियाजे वाला जो दिया हुआ है, पियाजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की वाला, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका वीडियो होगा, उसको देखिएगा। ये कथन और कारण वही सही बना पाएंगे, उसी को ईजी लगेगा जो आप सी-टेट की तैयारी किए हैं, सी-टेट के सभी जो सिलेबस में टॉपिक हैं उन टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं। ऐसे तो 4 में से 1 मार दीजिएगा तो वो सही हो सकता है, अलग बात है। लेकिन अब संज्ञान संवेग क्या है, अब देखिए ये लंबा वीडियो बन रहा है, इसमें 40 प्लस आपका ये अभिकथन कारण वाले प्रश्न हैं, लगभग हमको लगता है 1 घंटा से ऊपर जाएगा। तो अब इसको और डिटेल कर देंगे तो क्या होगा वो आप खुद नहीं देखिएगा। तो ये भी क्या है सही है, और दोनों क्या कर रहा है, संवेगात्मक समाज संज्ञान सब जुड़ा हुआ है। तो यानी ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कथन ए, यहाँ ए होगा चूंकि प्रिंट हो गया है। कथन ए, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। देखिए संख्या संरक्षण का मतलब क्या हुआ, गिनती करना, जोड़ घटाव गुणा करना, तो संख्या संरक्षण हो गया। और द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ कि भार वजन, किसमें कितनी मात्रा है, ये चीज़ का द्रव्यमान। तो ये सही हो सकता है कि द्रव्यमान कुम्हार समुदाय क्या करता है, जो घड़ा बनाता है, जो घड़ा ही नहीं मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वो गिनती भले उसको नहीं आए, लेकिन क्या होगा कि कितना वजन किसमें है, कितनी मिट्टी किसमें लगेगा, वो चीज़ सीख लेगा। द्रव्यमान संरक्षण पहले सीख लेता है, तो ये सही है। तर्क आर, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। अधिगम जो है, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, यानी वाइगोत्स्की कहता भी है कि बच्चे जिस समाज में रहेंगे वो चीज़ें सीखेंगे, जिस कल्चर से रहेंगे वो चीज़ें पहले सीखेंगे। तो वो चीज़ें क्या, उसका समाज क्या है, कुम्हार जाति से, उसका संस्कृति यानी काम क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो इन चीज़ों से वो सीख रहा है, द्रव्यमान को पहले और संख्या संरक्षण को बाद में। तो ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कथन आर, कथन ए होगा, यहाँ भी मिस्टेक हो गया। कथन ए, कक्षा में प्रिंट समृद्धि वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा में प्रिंट समृद्धि वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल कथन सही है। कक्षा में प्रिंट समृद्धि, प्रिंट का मतलब कि कोई चीज़ छपा हुआ प्रिंट होना। अब क्लास है तो वहाँ पर प्रिंट करेगा ही, बच्चे प्रिंट करेंगे ही। हम तो देखते हैं ये प्रिंट एक तरह से आप ऐसे भी सोचिएगा, तो ये है क्या कि प्रिंट समृद्धि वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिंट समृद्धि तो ऐसे भी होता ही है। तो ये कथन क्या है? सही है। उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका
निभाता है, यानी उपकारी वातावरण, जो भला वाला विद्यार्थी, उपकार मतलब भला करना, तो जो भला वाला वातावरण होता है भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका ये भी कथन सही है और दोनों व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, एक ही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रेरित होते हैं। सिर्फ आनुवांशिक रूप से प्रेरित नहीं होते, आनुवांशिक रूप से तो प्रेरित होते ही नहीं, वातावरणीय रूप से वो प्रेरित होते हैं कि भाई फलाना पढ़ रहा है, मेरा दोस्त पढ़ रहा है, हम भी पढ़ें, वो टॉप किया है हम भी पढ़ें, तो ये वातावरण से प्रेरित होता है एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। एकदम गलत कह दिया कि पर्यावरण ही भूमिका निभाता है, वातावरण ही भूमिका निभाता है, तो ये कथन क्या हो गया? गलत। कारण भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है, भाषा विकास आनुवांशिकता का नहीं बल्कि वातावरण का उत्पाद है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ए और आर दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। देखिए ये अहमद क्या है? शिक्षक है, अहमद विद्यार्थी नहीं समझिएगा। क्या कह रहा है कि कोई समस्या समाधान करना है, कह रहा है कि सोचो अपने तरीके से सोचो, सब बच्चा सोचो, अलग अलग सोचो, अपने तरीके से सोचो। वो क्या कर रहा है? सोचने के लिए कहता है। तो अपने प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। ये कथन सही हो सकता है। कारण आर, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वह पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाए। ये सोचने के लिए इसलिए कर रहे हैं, शिक्षक इसलिए कह रहे हैं ऐसा करने के लिए क्योंकि वो पहले से कुछ ना कुछ सीखे हुए हैं और अध्यापक उसको क्या कर रहा है? मौका भी दे रहा है। तो ये कथन भी सही, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, एक ही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है दावा ए, यानी दावा वही अभिकथन हो गया, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखिए ये कई बार ये कथन रिपीट हो रहा है, तो जैसे जैसे आप बनाइएगा, ये 29 दिसंबर 21 का पूछा हुआ है, तो ये क्या है कि अलग अलग मूल्यांकन करने का अध्यापक अलग अलग इस्तेमाल करना चाहिए, तो सही कथन है। तर्कार, मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना। ये पृथक करना नहीं, समावेशी शिक्षा कभी भी नहीं कहता है कि बच्चों को हम जांच कर लेंगे, चेक कर लेंगे, परीक्षा ले लेंगे, मूल्यांकन कर लेंगे और जो क्रीम होगा बेहतर होगा उसको अलग कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं कहता। ये कथन क्या है? ये तर्क क्या है? गलत है। तो यानी ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कथन ए, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाए, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। यहाँ यही चीज़ कहा था कि दबाव पैदा करना चाहिए, तो ये कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। हर बच्चे चाहते हैं कि भाई हम बेहतर करें, रिजल्ट मेरा बेहतर हो, अच्छे नंबर लाए, फलाना से ज़्यादा आ जाए, तो ये सब अपेक्षा करता है। लेकिन हम इसके लिए बच्चों में ये नहीं कहेंगे कि बच्चे बढ़िया से लिखो, बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से तैयारी करो, नहीं तो असफल हो जाएगा, हम उसको डर नहीं दिला सकते हैं। तो ये कथन क्या है? सही है। कारण आर, अर्थपूर्ण अधिगम हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सके। देखिए बच्चे में अर्थपूर्ण अधिगम हो और किसी भी तरह का उसको डर भी नहीं हो, भावना का भी नहीं और शारीरिक भी नहीं, ये महसूस करे, तो ये भी सही है। और दोनों बातें क्या है? एक दूसरे का पूरक भी है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, एक ही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कथन ए, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। भाषा सिखाना है बच्चों को, भाषा कौशल सिखाना है, मुद्रित यानी प्रिंट किया हुआ, यानी अच्छे नस्ल का परिवेश उसको तैयार करेंगे तो भाषा वो सीख सकता है। तो ये कथन क्या है? सही है। कारण आर, भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए ये कथन भी सही है, अधिगम में भावना का भी भूमिका है। इसके पहले देखें कि शारीरिक और भावनाओं
से वो चोट न खाए। तो यानी भावना का अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन ये अलग बात कर रहा है और ये अलग बात कर रहा है, कहीं दोनों में व्याख्या नहीं है, दोनों एक ही चीज़ पर, एक ही टॉपिक पर ये डिस्कस नहीं है, क्या है, अलग अलग है। यानी ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। तो यानी ये देखिए इतने वीडियोज़ में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 आंसर हमको इसी में मिला। अब ये ट्रिक्स है, आप देखते जाइए, अब ट्रिक्स भी बता देंगे हम आपको। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, एक ही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक सूचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह के वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग करना, परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं। तो जरूर है, अर्थ ग्रहण करे बच्चे, अर्थपूर्वक सीखे बच्चे, अर्थपूर्ण अधिगम प्राप्त करे बच्चे। इसके लिए इन सभी चीज़ का मौका मिले कि किसी वस्तु का उपयोग कैसे करें, प्रयोग कैसे करें, परीक्षण कैसे करें, अपना माथा का इस्तेमाल कैसे करें, यानी दिमाग का, ये सब चर्चा करना। तो ये कथन क्या है, सही है। कारण अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है, ये आपका कारण वाला एक और प्रश्न में था, आपको याद होगा देखते देखते, तो देखे होंगे कि अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है, ये भी है। तो इसलिए है कि प्रकृति क्या है, क्रियाशील बच्चों को बना रहे इन सभी उपयोग से, और सामाजिक तो है ही। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, एक ही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये था अभिकथन कारण तर्क वाले ये 40+ प्रश्न, और ये जो बताए थे वीडियो के शुरू में कि आपके लिए एक मूल मंत्र ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करने के लिए है मेरे पास। तो आप यदि तैयारी बेहतर किए हैं तो दोनों, पहला तो कोशिश कीजिएगा कि दोनों कथन को हम सही गलत पकड़ें। तो सही गलत यदि आप पकड़ लिए तो वहीं आपका ऑप्शन नंबर 3, 4 छट गया। और दूसरी बात की देखिएगा, क्या दोनों एक ही मैटर पर बात कर रहा है तो व्याख्या एक ही करेगा, नहीं कर रहा है तो व्याख्या एक ही नहीं कर रहा है। तो ये तीसरी मूल बात है। यदि आपकी तैयारी नहीं भी हुई है, तैयारी आपकी कंप्लीट नहीं भी है, तो जय माय काली करके ऑप्शन नंबर 1 मारिएगा, बिल्कुल ये सही होगा। तो आप जितने भी प्रश्न देखे होंगे ऑप्शन नंबर 1 सही है, लेकिन ये कतई हम नहीं कहेंगे कि आप सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही मारिए। तो ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जो कि नहीं तैयारी कर पाए हैं, कि संज्ञान क्या है, संवेग क्या है, इतनी सी समझ नहीं हो रही है, इतना सा आप नहीं समझ पा रहे हैं, तब उसके लिए ये चीज़ें हैं कि ऑप्शन नंबर 1 को पकड़ कर चलिएगा। और जो पढ़ने वाले हैं उसको भी कोई चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाए तो 1 का सहारा जरूर लीजिएगा। तो ये था बहुत महत्वपूर्ण अभिकथन कारण और तर्क वाले प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि इन्हीं में से आपके प्रश्न रिपीटेड होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।